कहाँ हो तुम निबाल ने जैसे ही फ़ोन उठाया मायसा की झंझनाती हुई आवाज़ से उनका होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। बस पहुंच रही हूँ, बस थोड़ी देर, निबाल ने मोड़ काटते हुए कहा। नजरें मिरर पर गई तो फिर ट्रक नज़र आया जो सुबह उसकी कार के पीछे था, जिसे उसने वहम समझ कर इग्नोर किया था, मगर अब फिर वो इस ट्रक को मुसलसल अपने पीछे आता देख रही थी। चलो फिर मैं पहुँच कर बात करती हूँ। निबाल ने फ़ोन बंद करके डैशबोर्ड पर रखना चाहा कि मोबाइल फिर से रिंग होने लगा। एक नज़र मिरर में देखा, मोबाइल की स्क्रीन को देखा जिस पर दानियाल का नंबर जगमगा रहा था। होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने अहाता किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जिसके दिल की धड़कन उससे इतनी दूर हो वो कैसा हो सकता है? दानियाल के पुरशिकवा लहजे में पूछे गए सवाल पर निबाल ने दांतों तले लब दबाकर मुस्कुराहट रोकी। दिल की धड़कन इतनी भी दूर नहीं इस दुनिया में है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दूसरे जहां रुखसत हो गई हूँ, निबाल ने शोख लहजे में कहा। तो दानियाल की मुस्कुराहट पल में सिमटी। शट अप निबाल, ये क्या बकवास ही लहजे का सारा हुमार बक से उड़ा। निबाल की बात पर दानियाल को लग रहा था अगर वो सामने होती तो शायद इस बात पर वो इसे दो लगा भी देता। हेलो दानी, आवाज़ नहीं आ रही आपके? निबाल ने मोबाइल सामने किया जिस पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। कार रोक कर वो बाहर निकली। हेलो दानी, निबाल ने दोबारा से पूछा। अब आ रही आवाज़? और हो कहाँ तुम? अपने इस सार पापा मुश्किल काबू पाकर फिक्रमंदी से रफ्तार किया। अभी निबाल कुछ कहती पीछे से आ रहे ट्रक ने पूरी ताकत से निबाल की कार को टक्कर मारी। एक धमाके की आवाज़ से निबाल को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। धमाका इतनी शिद्दत से था कि निबाल मुँह के बाल नीचे गिरी। सर पर शदीद चोट ने उसे होश हर से बेगाना किया। निबाल दानियाल की दर्दी आवाज़ नीचे गिरी। मोबाइल में गूंज का दम तोड़ गई। वो सब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे फातिन के बाहर आने का वेट कर रहे थे, जबकि दानियाल अपने दोनों हाथ आपस में जोड़े सर झुकाए हुए बैठा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अनान जल्दी से फातिन की जाना बढ़ी। वाह कैसी है निबाल, अनान ने नम लहजे में कहा। तो फातिन ने बगौर से देखा। मुसलसल रोने के बाद आंखें सूज चुकी थी। चेहरे पर मीठे मीठे आंसू के निशान थे। अनान की सहरनाम आंखों में देखा। फातिन ने अपने जबड़े बेंचे पर किसी की बेपरवाह किए बगैर अनान की कमर में हाथ डालकर उसे करीब किया और अपने अंगूठे को इसकी नम आंखों पर फेरा जिस पर अनान ने रोते हुए सिसकी बड़ी। कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आन थोड़ी देर तक होश में आ जाएगी, नरम लहजे में कहकर अनान के माथे पर अपना लम्ब छोड़ा जो अभी भी रो रही थी, और फिर अनान का हाथ थाम कर हसाम लोगों के जाना मतवजा हुआ जो इसकी बात सुनकर अब पुरस्कून खड़े थे। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, सर पर चोट आई थी, बस कुछ टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि इससे मसला हो सकता है। वो बिल्कुल ठीक है, रूम में शिफ्ट करने लगे हैं। फातिन ने सबकी जानिब देखकर कहा, जबकि निबाल हनूज उसी पोजीशन में बैठा था जिस पर हसाम ने आंखों से ही उससे बात करने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था अपने भाई को कि इस वक्त जितना खामोश दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर में अंदर पकता लावा फटने वाला है। जबकि फातिन रोते हुए अनान का हाथ पकड़ अपने ऑफिस के जाना बढ़ा। ऑफिस में आकर दरवाज़ा बंद करके अनान को दरवाजे से पिन करके अपने हाथ उसके अतराफ में रखे और लब बेंच कर उसे रोते हुए देखा। रोना बंद करो, आन सर्द लहजे में कहा। तो अनान ने अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त से वो गुजरी थी, मगर कभी रोई नहीं थी, लेकिन शायद अब वो जानती थी कि वो रोएगी तो इन्हें समेटने के लिए वो मौजूद हों। ये जुदाई ने मजबूत बनाया था, तो अब शदीद मोहब्बत ने फिर से आम लड़कियों, नाजुक सी लड़कियां बना दिया था। आई सेड स्टॉप क्राइंग ऑन। अपने हाथ जोर से दरवाजे पर मारते हुए चला गया। तो अनान अपनी जगह से उछल पड़ी और नम आंखों से उसकी तरफ देखा। वाह मेरी बहन तकलीफ़ में है और तुम कह रहे हो? अभी अनान अपनी बात मुकम्मल करती कि फातिन ने उसके लबों पर अपनी हथेलियाँ जमा दी। और जो तुम इस तरह से रोका मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हो इसका क्या? आन सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। तो अनान ने नज़र झुका दी, पलकों की बार तोड़ते हुए। कई आंसू फातिन के हाथ की पुश्त पर गिरे। इस पर फातिन ने झुककर अपने लब रख दिए, जबकि फातिन की इस हरकत पर अनान ने अपनी सांसों तक को रोक ली। अनान को होंठों से हाथ हटाकर नरमी से उसके होंठों को चुभा, फिर उसे अपने हसार में लेकर उसके बाल सहलाने लगा, जबकि अनान ने अपना नाजुक सा हसार फातिन की गिद्ध बांध कर पीछे से उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोच ली। वो मेरी भी बहन है आन, मैं भी फिक्रमंद हूँ, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है और दानियाल है ना, वो देख लेगा सब।
नरम लहजे में कहते हुए अपने लब अनान के बालों से मिस किया। अनान को नरमी से कंधों से थाम कर अपने सामने किया। हाथों के प्याले में उसका चेहरा बड़ा पहले से सुना था, आज यकीन भी हो गया। अपने हाथों की पुष्ट अनान के चेहरे पर फेरते हुए कहा तो अनान ने नज़र उठाकर फातिन की तरफ देखा, जिस पर फातिन ने झुका अनान की आंखों पर अपना लम्ब छोड़ा। क्या सुना था? अनान ने सवालिया लहजे में पूछा तो फातिन के होंठों पर मुस्कुराहट आई। यही कि जब महबूब को पता लग जाए कि उसका चाहने वाला उस पर मरता है तो महबूब उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फातिन की बोझल सरगोशी पर अनान ने हल्की बड़ी नज़रों से उसे देखा। ये तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो ना? अनान ने मुँह फैलाकर कहा तो फातिन ने सर पीछे को गिराकर मदम कह लगाया, जिससे उसके गले की हड्डी वाज़ेह हुई। जिसे देखा अनान के दिल ने एक बीट मिस की। अपने हुश्क बढ़ते होंठों पर ज़बान फेंक कर नज़र झुका दी। अनान की थोड़ी तले अपनी शहादत की उंगली रख कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मार ही तो रही हो जाने मन, कभी अपनी अदाओं से, कभी अपनी बेरोही और दूरी से, और अब इस हाथ से रोका, जबकि जानती हो कि फातिन राजपूत को पहले ही हिजर में सहमी हुआ दिल लिए फिर रहा है। पुरशिकवा लहजे में मदम सरगोशी करते अपना चेहरा अनान की गर्दन में छुपा लिया, जबकि अनान ने बेबसी से अपने लब कुचले और फातिन के बालों में हाथ उलझा कर उसका चेहरा अपने सामने किया। फातिन के जज्बात से सुरख होती आंखों में अनान की अपनी रो रो कर सुरख हुई आंखों को गड़ा और फिर झुका नरमी से फातिन के लबों पर अपना लम्ब छोड़कर उसके गर्दन में चेहरा छुपा लिया। आई एम सॉरी फॉर, नम लहज में कहा तो फातिन ने सुकून से अपनी आंखें मूंदी, जबकि बाहर गुस्से से खड़े बस सामने गुड़ का बंद दरवाजे को देखा। वो इतनी बार ना कर चुका था, लेकिन इन बार तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। आग लगी है बस्ती में और ये दोनों मियाँ बीवी मस्त अपनी मस्ती में दांत पीस कर कहा दोबारा दरवाजे पर ठोकर मारी, लेकिन इन दोनों के कानों पर तो जूं तक नहीं डिंगी। तो बस हम मुँह बनाते हुए वापस हसाम लोगों की तरफ चल पड़ा। पेशेंट को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। नर्स के बाहर आकर बताने पर हयाम अंदर जाती, मगर इससे पहले हसाम ने हाथ पकड़ कर रोक लिया। सबके दानिया लंबे लंबे डाक पर अंदर चला गया। इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हयाम अपनी उंगलियां हयाम की उंगलियों से उलझाकर उसे लिए चेयर पर आकर बैठा, जिस पर हयाम ने मुस्कुराकर इस बाद में सर हिलाया तो हसाम के होंठों पर भी मुस्कुराहट आई। अपने हाथ में थामा हयाम का हाथ होंठों के करीब लाकर उस पर अपना दहकता लम्ब छोड़ा तो हयाम के चेहरे पर पल में गुलाल बिखर गया, जबकि हसाम ने मुस्कुराते हुए उस हाथ को अपने सीने पर रख लिया। काश इस वक्त हम रूम में होते, जज्बों से चूर लहजे में सरगोशी की तो हयाम ने अपना सर झुका लिया। लेकिन फ़िलहाल हम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे, इसीलिए थोड़ा ख्याल करे हसाम। हयाम ने मदम लहजे में सरगोशी की तो हसाम ने आबर का सर पीछे दीवार से टिका लिया। इस जालिम समाज और उसकी पाबंदियाँ, हसाम ने बड़बड़ाते हुए कहा तो हयाम ने अपना सर उसके कंधे पर टिकाकर आंखें मूंदी। अब इतना भी जालिम नहीं। हयाम के कहने पर हसाम के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट ने अहाता किया। अपना हाथ उसके कंधे के गिर्द रखा हयाम को अपने हसार में लिया। दानियाल ने जैसे ही रूम में कदम रखा, निबाल ने सदी से अपनी आंखें मीच ली, जबकि दानियाल गहरी नज़रों से निबाल को देखते मजबूत कदमों से बैठ के जाना बढ़ा। बेड के करीब पहुंचकर निबाल के चेहरे की तरफ देखा, जो माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। नीचे वाले होंठ पर चोट का निशान था। सफ़ेद रंगन में इस वक्त जर्दियाँ गुली हुई थी। निबाल की ये हालत देखना दानियाल ने गुस्से से अपने जबड़े बेचे हाथों और गर्दन के लगे तन का वाज़ा होने लगी। मेरे अंदर इस वक्त जो आग लगी है, तुम क्यों चाहती हो कि इसमें सब को जलाकर भस्म कर दूँ? मेरा जब्त मत आजमाओ निबाल, अपनी आंखें खोलो डैमेट। अपने दोनों हाथ निबाल के अताफ में रखा उस पर झुकते हुए सर्द लहजे में गरा कर कहा तो निबाल ने मजबूती से शीट अपने हाथों में दबोची, मगर आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। अपने चेहरे पर दानियाल की तेज़ आँख से तपश लिए चलती सांसों को महसूस करके निबाल को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। सबका तो पता नहीं, मगर अपनी इन गर्म सांसों की तपश से मुझे जलाकर ज़रूर भस्म करेंगे। अपने होश को बढ़ते गले को महसूस करके निबाल ने दिल में कहा, क्योंकि मुंह पर तो कहने की हिम्मत नहीं थी। ओके एज यू विश। निबाल के सरसराती आवाज़ निबाल को सुनाई दी। इससे पहले वो कुछ समझती, दानिया ने उसे बेड पर थोड़ा सर पर खिसका कर खुद वहाँ बैठा और निबाल की कमर में हाथ डालकर एक झटके से उसे खींचकर अपने सीने में बेंच लिया, जबकि निबाल इस आवाज़ पर हकदाक सी होंठों के तह मुँह खोले और फटी फटी आंखों से दानियाल को देख रही थी, जो चेहरे पर सर्दता सा सजाए निबाल को गूने में मसरूफ़ था। दानी हुश्क बढ़ते होंठों को तार करके मनमनाते हुए कहा। दानियाल ने नरमी से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और निबाल का चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। इस दिन जब तुम मेरी शिद्दतों से निढाल होकर बिखरी हालत में मेरी बाहों में सो रही थी, तब वो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे दिलकश नज़ारा था।
तब मेरे दिल ने ख्वाहिश की थी कि तुम सारी उम्र हर रात यूं ही मेरी बाहों में सोती रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। मगर आज जब तुम इस स्ट्रेचर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी, मुझे वहशत हो रही थी निबाल। मैं नहीं देख पा रहा था तुम्हें, तुम्हारी बंद आंखें मेरी जान निकाल रही थी। निबाल के सर से अपना सर टिका कर आंखें मूंद कर गंभीर लहजे में सरगोशी की तो निबाल की आंखें पल में नम हुई। मैं बिल्कुल ठीक, दानी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं पहले संजीदा और आहम में शोह लहजे में कहा तो दानियाल के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। आंखें खोलकर निबाल को देखा। निबाल ने हाथ बढ़ाकर दानियाल के गाल पर रखा तो दानियाल की हल्की बेड़ की चुभन अपनी हथेली पर महसूस करके निबाल को अपने दिल में गुदगुदी सी महसूस हुई। नजर उठाकर दानियाल की तरफ देखा जो आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर ही उसे ही देख रहा था। निबाल का हाथ अपने हाथ में थाम कर उसे अपने सीने पर रखा और फिर उसे समझने का मौका दिए बगैर निबाल की कमर में हाथ डालकर उस बिस्तर पर लटाकर निबाल के चेहरे पर जा बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। निबाल के जख्मी होंठ पर नरमी से अपने होंठ रखकर पीछे हटा तो निबाल को गहरे गहरे सांस लेते देख दानियाल ने अपने होंठ दांतों तले दबाया। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं हो, मेरी परी की सांसें बिखर गई। जिस दिन तुम वो रेड ड्रेस पहनकर पूर मेरे लिए सजोगी तब मेरी शिद्दत को कैसे सहोगी। निबाल को देखते हुए बेबाक लहजे में कहा तो निबाल कान के लू से लेकर गर्दन तक सुरख पड़ गई। सफ़ेद चादर खींच कर अपने चेहरे पर की। अब बहुत बेहद शर्म है दानियो, अब भी जाइए जहाँ से आप। निबाल ने दांत पीस कर कहा तो दानियाल का लहजा दिलकश कहकर रूम की फिजा में गूंजा। आगे बढ़कर निबाल को वैसे ही चादर में छुपे हुए अपने हसार में ले कर उसके सर पर अपने होंठ रखे और कदम बाहर की जाने बढ़ाए। चेहरे पर छाए मोहब्बत के ताउसात यकसर बदल का सर्द पत्थरीले हो चुके थे। दानियाल गुस्से से भपड़ा व्हाइट पैलेस पहुंचा था। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए फहद सना और फरा उससे सामने बैठे दिखे, जिन्हें इग्नोर करता हुआ वो सफिया बेगम के रूम की जाना बढ़ा, लेकिन इन्हें रूम में ना पाकर बाहर आया जहाँ फहद लोग खड़े अब उसे ही देख रहे थे। कहाँ है तुम्हारी माँ? फहद को कॉलर से पकड़ कर चलाया तो फरा उताना जल्द से आगे बढ़ी। छोड़ो, जंगली इंसान, पागल हो गया। फहद को दानियाल से छुड़वाते हुए फरा ने चलाकर कहा तो दानियाल ने होनहार नजर से दोनों को घूरा और फिर बेजरिया न जाने कितने ही मुक्के फहद के चेहरे पर जड़ दिए, जबकि सना और फरा खौफजदा नजर से दानियाल को देख रही थी। अपनी माँ को बता देना कि अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि मैं हसाम या बसाम नहीं जो सही वक्त के आने का इंतज़ार करूँगा। मैं दानियाल राजपूत हूँ, मैं वक्त का पाबंद नहीं हूँ। दुश्मन से मुकाबला लेने के लिए सही वक्त का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि इसी वक्त को अपनी मर्ज़ी से दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता हूँ। लहजे में आग से तपश लिए दारो फैद को फर्श पर पढ़ा। वो तेज़ कदम बढ़ाता लाउंज से निकला चला गया। गाड़ी में बैठते किसी का नंबर डाल गया। ठीक है, वही रखो, पहुंच रहा हूं मैं। अपनी बात कहकर जहन से गाड़ी वाइट पैलेस से निकालता चला गया। अभी हॉस्पिटल ही रुकना चाहिए था। मायसा ने निबाल का सूप पिलाते हुए कहा जो जिद करके घर आ गई थी। मुझसे नहीं रहा जाता वहाँ मेडिसन की स्मेल के साथ। निबाल ने मुँह बसोड़ कर कहा तो हयाम और अनान के तासुब से सर हिलाया। और अब जो इतने दिन मेडिसन खानी पड़ेंगी वो। अनान ने अब रोज का कहा तो निबाल ने बुरा सा मुँह बनाकर अपना सर तकिए से टिका दिया। मैसेज टोन पर हयाम और अनान ने अपना मोबाइल ऑन किया। मैं राजपूत मेंशन पहुंचने वाला हूं, तुम दोनों जल्द से बाहर आ जाओ, फिर कहीं जाना है। अरहम के मैसेज पर अनान के होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई। तुम निबाल का ख्याल रखना, हम थोड़ी देर तक आते हैं। हयाम ने निबाल से कहा। अनान को देखा बाहर की जानिब कदम बढ़ाए जो अब ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। हयाम ने जैसे ही कदम गेट से बाहर रखे तो नजर सामने गाड़ी के दरवाजे से पुश्त टिकाई ज़मीन को घूटे अरहम से टकराई। अपने सामने किसी के मौजूदगी महसूस करके अरहम ने सर उठाया तो इतने दिनों बाद हयाम को अपने रूबरू देखकर रगोपे में सुकून महसूस हुआ। फिर बेएहतियात ही कदम उसकी जानिब बढ़ाए जो अरहम की जानिब ही आ रही थी। हयाम को समझने का मौका दिए बिना अरहम ने अपना हसार उसके गिर्द बांध दिया, जबकि हयाम अरहम की हरकत पर साकत होगी। कदम जैसे ज़मीन ने जगह लिए हों। मैं बहुत डर गया था हयाम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे सह पाता। बेएहतियाती में अदा हुए जुमलों का एहसास हुआ तो अपना हज़ार हयाम के गिद्ध से हदम किया और 4 कदम दूर होकर खड़ा हो गया। अपनी बेएहतियाती पर हज़ार बार खुद पर लानत बेजी नज़र उठाकर हयाम की जानिब देखा जो अभी भी बेयकीनी की कैफियत में जगह पर साकत खड़ी थी। और हमने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया कि तभी अनान मुस्कुराती हुई बाहर आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, अनान ने चहकते हुए कहा तो और हमने वह मुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। भाई मेरा काम हो गया क्या? लहजे में इश्तियाक और तजस्सुस लिए पूछा तो और हमने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ओ आई लव यू भाई, यू आर ए सुपर हीरो। कुर्सी से झूमते और हम के गले लगे जिस पर
और हमने मुस्कुराकर उसके सर पर थपकी दी। बस गुड़िया, अब इतना होश होने की ज़रूरत नहीं, शर्त याद है ना अपनी। और हमने अनान के नाक दबाते हुए कहा तो अनान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। तो चलिए ना भाई, देर मत करें। और हम का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती ड्राइविंग सीट पर बैठाया, खुद आकर उसके साथ वाली सीट पर बैठी। हयाम आ भी जाओ, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती, खिड़की से मुंह निकाल कर चलाते हुए कहा। तो हयाम ने जबरन मुस्कुराते हुए गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाए, जबकि सामने टायर्स पर खड़े दो वजूद इस वक्त खुद को एक अनदेखी आग में जलता हुआ महसूस कर रहे थे। फातिन और हसाम जो घर चेंज करने आए थे, अब हसाम के टायर्स पर खड़े काफ़ी पी रहे थे कि तभी नजरें राजपूत मैंशन के बाहर खड़ी कार पर पड़ी, जहाँ कोई लड़का कार से टेक लगाए खड़ा था। तभी हयाम बाहर आई, जिसे देख हसाम के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट आई, लेकिन ये अगले ही पल मुस्कुराहट सिमट के जब इस लड़के ने हयाम को गले लगाया, या वजूद में जैसे शोले भड़क उठे हों। फातिन कभी सामने के मंजर को देखता और कभी हसाम के चेहरे को, जो इस वक्त लाल बबूका हो रहा था, मगर अगला लम्हा फातिन को अंगारों पर लौटा गया। चपानान मुस्कुराते हुए बाहर आई और फिर अगले ही लम्हे उस लड़के के गले लगी। गुस्से से काफ़ी का कप नीचे फर्श पर मारा, जिसके टुकड़े जाम फर्श पर बिखर गए। गुस्से से अपनी मुठियाँ जोर से बेंच ली, जिससे तनी रगे वाज़ह होने लगी। झटके से पलट कर तेज से कदम लेते फातिन और हसाम बाहर आए, मगर तब तक वो जा चुके थे। शिट, छोड़ूंगा नहीं मैं, इस कमीने ने छुआ भी कैसे मेरी हयाम को। अपने हाथ जोर से राजपूत मैंशन के गेट पर मारते हुए चला कर तो फातिन ने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा। छोड़ूंगा मैं भी नहीं तुम्हें आन, हिम्मत भी कैसी हुई किसी गैर के करीब जाने की। दांत पीस कर दिल में अनान से महातब होकर कहा। दानियाल ने जैसे ही बेसमेंट में कदम रखे, सामने ही दो आदमियों के हाथ बांध कर घुटनों के बल बैठा हुआ था, जबकि सर पर बसाम चेयर पर बैठा मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ था। दानियाल ने उन दोनों के करीब आकर आंखों से और मुंह से पट्टी हटाई। जो पूछा जाए उसका साथ साथ जवाब देना। झूठ की सूरत में जिस्म से चमड़ी उधेड़ते हुए मेरा हाथ ज़रा भी नहीं कपाएंगे, सर्द लहजे में गड़ा कर कहा। तो इन दोनों आदमियों ने डरते हुए अपने सामने खड़े इस मजबूत जिस्सामत के मर्द को देखा, जिसकी गर्दन और बाजू की तनी हुई रगें उसके गुस्से की निशानदेही कर रही थी। हम किसी बारे में कुछ नहीं जानते, हमें जाने दो, एक शख्स ने हिम्मत करके कहा। तो दानियाल का पूरे इसरार कहकर बेसमेंट में गुंजा, अंदर लेकर आओ सामान। दानियाल ने पलट कर बाहर खड़े अपने आदमी को आवाज़ लगाई, तो अगले ही पल वो हाथ में सामान थामे नमूदार हुए, जबकि बसाम चेयर से टेक लगाए दिलचस्पी से सब देख रहा था। एक आदमी के हाथ में 4 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा लोहे का दरवाज़ा टाइप कोई चीज़ थी, जिसके ऊपर 2 सराहते और 2 आहर में बिल्कुल इसी तरह के सराहते। और एक आदमी के हाथ में एक बोतल थी। खोलो इसके हाथ, दानियाल ने स्पाट आवाज़ में कहा। तो उस आदमी ने इन दोनों बोर्ड नमा चीज़ों को दरम्यान में रखा और एक आदमी की जानिब कदम बढ़ाए। ये कब क्या कर रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, जाने दो मुझे, आदमी ने खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। तो दानियाल ने स्पाट नज़रों से उसकी जानिब देखा। वो जानता तो था कि ये किसके कहने पर उन लोगों ने किया है, लेकिन इन लोगों को भी सज़ा दिए बिना कैसे जाने देता। कि तभी दानियाल के आदमी ने उस शख्स को कुर्सी पर बिठाकर उसके दोनों हाथ सुराहों से दूसरे जाम निकाले। जब दूसरे आदमी ने उन हाथों को आगे बांध दिया, इसी तरह से उसके पाँव के साथ किया। वो आदमी इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे दूसरी जानब क्या हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा था। ये अमल उन्होंने दूसरे आदमी के साथ किया। अपने हाथों पर पानी का गीलापन महसूस करके वो चौंके लेके कमरे में फैलती मट्टी के तेल की खुशबू इनके 14 तबक रोशन कर गई। नहीं, हम बताते हैं, हमें छोड़ दो, अपना अंजाम सोच कर चलाते हुए कहा। तो दानियाल ने नापसंदीदा नज़र से उनकी जानब देखा। जो तुम लोगों को यहाँ ला सकता है, तुम्हें क्या लगता है वो इस तक नहीं पहुँच सकता? लेकिन ना बताकर तुम लोगों ने अपनी सज़ा में इजाफा किया है। कंधे उचकाकर दानियाल ने अपना लाइटर ऑन किया। कमरे में उनके दर्दनाक चीखें गूंजी। तो बस सामने कानों पर हाथ रख लिए। थोड़ी देर बाद इन जलते हाथों पर पानी डाला और उनके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। तब तक फातिन और हसाम भी वहीं आगे, जिनके चेहरे के तासर सपाट थे। कैसा हयात कहाँ है? हसाम ने सपाट लहजे में कहा। तो दानियाल ने बेसमेंट में मौजूद कमरे की जानब में इशारा किया, जबकि फातिन ने नीचे गिरे इन आदमियों की तरफ देखा, जिनके हाथ बुरी तरह से झुलस के थे। ये रही तुम्हारे मुजरम। और हमने कुर्सी से बंदे आदमियों की तरफ इशारा करके कहा, जो 8-9 के करीब थे। वो ये 2 आहर वाले ये निबाल के हैं। दानियाल की कार पर उन्होंने अटैक किया था। और हमने दाएं जानब आहर में 2 लोगों की तरफ इशारा करके कहा। तो अना ने इस बात में सर हिलाया। अब आप दोनों बाहर जा सकते हैं।
हाथों में ग्लव्स पहनते हुए कहा तो हयाम ने तासुर से सर हिलाया, जबकि अरहम ने हयाम से अपनी मुस्कुराहट छुपाई, कदम बाहर की जानब बढ़ाए। शौक है ना तुम लोगों को दोस्तों पर तशद्दुद करने का, उनके जिस्म को दागने का, तो आज अनान राजपूत तुम लोगों को बताएगी कि आखिर तशद्दुद होता क्या है। सामने बैठे शख्स के मुंह पे बेज़रिए मुक्कू के वार करते चलाते हुए कहा और फिर सभी के चेहरों का नक्शा बिगाड़ने के बाद छोटे से मेज़ पर पड़े बॉक्स की जानब बढ़ी, जबकि मुंह पर लगी पट्टियों की वजह से वो लोग चला भी नहीं पा रहे थे। तुम दोनों मेरी बहन की अमानत हो, इसीलिए अपने बचने पर खुश ना हो, वो मुझसे भी ज़्यादा जालिम है। सपाट लहजे में उन दो आदमियों को देखा कहा जिनकी आंखों में खुद को बच जाने की खुशी जाहिर हो रही थी, और फिर बैग में से बारीक सा चाकू निकाल कर उनकी जानब बढ़ी जो दर्द से करा रहे थे। अगर उस शख्स पर हाथ उठाने से पहले तुम लोग ये पता कर लेते कि वो किसकी मलकियत है तो शायद इस हाल में ना होते। बेदर्दी से उनके मुंह से टेप खींचते हुए सर्द लहजे में कहा, और फिर उनके सीनों और पुष्ट पर जगह जगह कट लगाए जिससे उनके वहशतनाक चीखें गूंज उठी। चलाना बंद करो, क्योंकि तुम लोगों के चलाने से मुझे अपने फाक की तकलीफ़ याद आती है, और जब उसकी तकलीफ़ याद आती है तो मेरा दिल करता है तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूँ। उनकी आवाज़ में गरा कर कहा तो उन्होंने अपने होंठ पेंच कर चीहों का गला घोंटना चाहा, मगर दबे दबे से इसकी अभी भी गूंज रही थी। सब के जिस्म पर कर लगाने के बाद अनान हाथ चाटते हुए उनके सामने आकर खड़ी हुई। उप्स, अभी भी कुछ कमी रहती है, सोचने वाले अंदाज में इन्हें देखते हुए कहा। याद आया, कैसे भूल गई मैं। चहकते हुए बॉक्स की जाने बढ़ी, उसमें से सिगरेट के पैकेट निकाले। तुम लोगों का मोस्ट फेवरेट अबरोज का आकर तंजिया लहज में कहा, प्लीज़ हमने ये सब ज़ाती दुश्मनी के बायस नहीं किया, हमें पैसे दिए गए थे। एक आदमी ने रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा तो अनान को अपने जिस्म में अंगारे फूटते महसूस हुए। एक ही जुस्म में उस तक पहुँचकर पाँव से ठोकर उसके सीने पर मारी, जिससे वो कुर्सी समेत नीचे गिरा। अब तुम लोगों को इस काबिल छोड़ूंगी ही नहीं कि पैसे लेकर भी या अपनी ज़ाती दुश्मनी में किसी की ज़िंदगी तबाह कर सको। सिगरेट सुलगा कर उनके जख्मों पर रखी तो बेसमेंट करबनाक चीहों से गूंज उठा। वो तुम थे ना जो मेरे फाक को मारते थे, एक आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा जो नींद बेहोश हुआ था। उसके हाथ खोलकर कुर्सी से नीचे गिराया और फिर गिरबान से पकड़कर अपने सामने किया। वो शख्स मेरे जिस्म में खून की मानंद सरयत करता है, उसकी चलती सांसें मेरी ज़िंदगी की अमानत है, और तुम लोगों ने उसे तकलीफ़ पहुंचाई तो पहुंचाई कैसे। हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए उस शख्स का सर सामने दीवार में मारा तो वो तड़प गया। अचानक कितनी बार उसका साथ दीवार पर मारा कि अब वो बेहोश होकर नीचे गिर चुका था, मगर नान का जुनूनी रूप वैसे ही कायम था। बैल उठाकर उन सब के जिस्म तन के रख दिए। मेरे पापा को तकलीफ़ दी ना तुमने, तुम लोगों की वजह से इतने साल वो अंधेरे में रहा, मुझसे दूर रहा। किस किस बात की सज़ा दूँ तुम लोगों को। बैल से मुसलसल वार करते वो इनकी चीख को बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी। जब मार मार कर थक गई तो हमते हुए पीछे हटी। ये तो उस एक दिन की अजियत है, बाकी तुम लोग तैयार रहना, मेरे पाक को मिली इतने दिनों की तकलीफ़ का सूर समेत बदला दूंगी। इसी दुनिया में जहन्नम की सैर न करवा दी तो मेरा नाम भी मिसेस फातिन राजपूत नहीं। सामने पड़े शख्स के मुंह पर ठोकर मारते हुए कहा और कदम बाहर की जाने बढ़ाए। ये तुमने क्या किया? हम इस पागल लड़की की बात मान ली। हयाम ने कमर पर दोनों हाथ रख कर घूरते हुए अरहम से कहा जो अब सर झुकाए खड़ा था। मेरी बहन के मुजरिम थे वो, अगर अना ना करती तो मैं इन्हें सजा देता, और मेरी बहन बहुत उम्मीद से कहा था मुझे तो कैसे बात टालता। अगर मैं ना जाता तो वो दोनों चली जाती और मैं इन्हें कैसे मुसीबत में पड़ने देखता। और हमने कंधे उचका कहा तो हयाम ने गहरे सांस पड़ी। लंदन से कैसे लाई यहाँ तक? हयाम ने अबरोज का कहा तो और हमने आगे की जानब कदम बढ़ाए, जिस पर हयाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। वो हमेशा ऐसे ही करता था, हयाम के सवालों से बचने के लिए आगे चलना शुरू कर देता था, या कभी उसे लगता कि हयाम उसे किसी चीज़ के लिए मना करेगी तब भी अपनी बात कहकर कदम आगे बढ़ा देता। कुछ नहीं, बस उन लोगों तक पहुँचना। इन्हें पैसे दिए और कहा पाकिस्तान में किसी का काम तमाम करना है, बहुत बड़ी हस्ती है वो, ये लोग करेंगे तो किसी को शक नहीं जाएगा उन पर। थोड़ी सी टाल मटोल के बाद और अच्छा खासा लालच मिलने पर मान गए। और हम जैसे जैसे बता रहा था हयाम को अपनी हंसी रोकना महाल लग रहा था, तो फिर आज साबित हुआ कि लालच बुरी बला है। हयाम ने कहा तो और हम का बेसाता कहकर गूंजा, हाँ और ये भी दूसरों के लिए गड़ा खोद के तो गिर खुद भी जाओगे। ऐसा ही कुछ था ना, तुम्हें पता तो है। कहावतें याद नहीं रहती मुझे, पलट का हयाम से कहा तो उसने मुस्का का इस्पात में सर हिलाया। कहावतें याद रखना ज़रूरी भी नहीं,
बस उनके अंजाम याद आ जाने चाहिए ताकि लोग नसीहतें पकड़े। हयाम ने कहा तो और हमने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला तो हयाम मुस्कुराते हुए बैठ गई। अंकल बता रहे थे तुम्हारे लिए रिश्ता आया। हयाम ने सर से सा पूछा तो और हम के चेहरे के तासर पल में स्पाट हुए। कोई जवाब दिए बिना कार आगे बढ़ाई। ये भी सुना है कि लड़की तुम्हें पसंद भी करती है, चिढ़ने के अंदाज में कहा तो और हमने स्टीयरिंग अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। शादी कर लो और हम अंकल को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। हयाम ने सड़क पर नज़र जमाई कहा तो और हमने एकदम से ब्रेक लगाई तो हयाम ने गड़बड़ा कर उसकी तरफ देखा जो वहशत टपकाती आंखों से उसकी जानब देख रहा था। ये बात आज कह दी है हयाम, आइंदा ना कहना। अपनी ज़िंदगी के हर फैसले पर तुम्हें हक दे सकता हूँ, लेकिन इस मामले में तुम्हें एक लफ्ज़ बोलने का हक नहीं। सर्च पर लहजे में कहा तो हयाम का रंग पाल में फ़क व हैरत और बेयकीनी से मुँह खोले वो अरहम को देख रही थी। तुम अरहम, हयाम को समझ नहीं आ रही थी उसे अब कहे तो कहे क्या। इतने शदीद रद्दमल की उसे उम्मीद नहीं थी। क्या मैं हयाम बताऊँ, क्यों करूँ मैं किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद, क्यों उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। फिर उसे एक दिन एहसास हो गया वो तो सिर्फ ज़िंदगी में है, दिल व दिमाग और रूह तो कोई और छाई हुई है, ताकि उस हकीकत के बावजूद से सका ज़िंदगी जिए। सर लहजे में करा का तो हयाम ने अपने लम्बे जो तुमसे मोहब्बत करती है और हम एक ना एक दिन तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। माजी सिर्फ माजी बनकर रह जाएगा। हयाम ने उसे समझाना चाहा तो और हम के चेहरे पर तलख मुस्कुराहट आई। बाद में मोहब्बत हो जाएगी, बच्चों के बाद मोहब्बत हो जाएगी। तो देखो मुझे हयाम राजपूत, मेरा वजूद इसी मोहब्बत को पैदा करने का सिला है। मोहब्बत तो पैदा ना हुई, मैं बर्बाद हो गया। अपने बाप को इसी मोहब्बत के लिए तड़पते देखा मैंने कि शायद कभी मेरी माँ के दिल में उनके लिए या मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो जाए, मगर नहीं हुई। जिनसे मोहब्बत ना होनी हो ना हयाम, वो चाहे दिल के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठ जाए, हम इन्हें एक नज़र देखना गवारा नहीं करते। और जिनके नसीब में मोहब्बत ना होना, अगर वो सारी दुनिया भी मुट्ठी में लिए फिर रहे हों, इन्हें मोहब्बत नसीब नहीं होती। उसकी मिसाल मैं हूँ और क्यों मैं उसे भी उनमें शामिल करूँ। अपने दिल पर हाथ रखा कहो हयाम, अगर हसाम के दिल में कोई और होते और ज़िंदगी में तुम इस बात को बर्दाश्त कर पाते कभी भी नहीं। मर्द हो जा और उसे अपना हमसफ़र मुकम्मल ही चाहिए होता है। मोहब्बत ना मिले तो इंसान नसीब समझ कर या खुद को इस लायक ना समझ कर सब्र कर ही लेता है, मगर हमसफ़र के दिल में कोई और हो, ये शराकत बहुत जानलेवा होती है जो ना ही इंसान को मारती है ना ही जिंदा छोड़ती है, सिसकने के लिए छोड़ देती है। जिस दिन मुझे लगा मेरे दिल और दिमाग मेरी पहली मोहब्बत की जादू से खाली हो गया, तब पूरी ईमानदारी से अरहम अंसारी किसी को अपनी ज़िंदगी और दिल में शामिल कर लेगा। सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और कार स्टार्ट की, जबकि हयाम अभी भी हक़ से अरहम की बातों को सोच रही थी। वो कभी भी हयाम से अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं करता था। आज भी लाख गुस्से में होने के बावजूद पहली मोहब्बत कहा, हयाम का नाम नहीं लिया। हयाम ने बेबसी से अपने लब कुचलते अपने आप उसका मुजरम लगा। मायसा रूम में दाखिल हुई तो नज़र सामने बर पर मुँह मुँह लेटे बसाम पर के जो शर्टलेस शायद सो चुका था। मायसा का इरादा निबाल के पास रुकने का था, मगर उसने ज़बरदस्ती मायसा को भेज दिया कि वो ठीक है। बसाम बाहर मुस्कुराती निगाह डालकर ड्रेसिंग रूम में गई, अपने कपड़े लेकर शावर लेने चली गई। थोड़ी देर बाद शावर लेकर बाहर आई और अपने बाल खुश्क करके बेड के जानब कदम बढ़ाए, जहाँ बसाम हनूस वैसे ही लेटा हुआ था। बसाम की पूछ पर अपना सर टिका कर उसके गिर्द अपना नाजुक सा हासार बांध दिया। बसाम की पुश्त पर ने बर्थ मार्क पर अपने लब रखे और हाथ पर हाका कंफर्टर खोलकर दोनों पर लिया। बसाम की पुश्त पर अपनी उंगलियां चलाते होंठों पर मदम मुस्कान रक्स करने लगी। बसाम के कान के लू पर अपनी नाक ट्रेस करते हुए पीछे गर्दन तक लाकर अपने लब वहाँ रख दिए। बसाम उठिए भी, मायसा ने बसाम को झंझोड़ते हुए कहा तो बसाम ने अपनी नींद का खुमार ली। आंखें वाकई तुम थोड़ी देर और तीमारदारी कर लेती। बसाम ने मुँह बसों का कहा और नरमी से करवट बदल कर मायसा को अपने हसार में लेकर सीने में बेंच लिया। इस पर मायसा ने अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। अब आ तो गई हूँ, उठ जाइए ना, मुझसे बातें करे, मायसा ने मुँह बसोते हुए कहा तो बसाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। थोड़ा सा झुका मायसा के बालों पर लब रखे, मैं फिर सिर्फ बातें तो नहीं करूँगा, अपनी नींद हराम करना बर्दाश्त सूद समेत लूँगा। शोख लहजे में कहा तो मायसा ने अपनी आंखें घुमाई। नहीं सो जाइए आप, मैं अकेले ही आपसे बातें कर लूँगी। बसाम की हल्की बेड पर हाथ फेरते हुए कहा तो बसाम ने मदम कहका लगाया। तुम्हारी सांसों के साथ साथ अब तो बसाम राजपूत को तुम्हारी कुर्बत और मदम सरगोशी का भी नशा हो गया है, बोझल और गंभीर लहजे में कही गई। बसाम की सरगोशी पर मायसा के होंठों पर शर्मिगी मुस्कान ने अहाता किया। वो इसके साथ होती थी, बसाम के लिए यही बहुत था।
वो उससे उस रिश्ते को ठीक से समझने के लिए वक्त देना चाहता था। हयाम के साथ जो हादसा हुआ वो समझदार थी, संभल गई थी, मगर मायसा तो पहले ही अपनी मॉम के हठात की वजह से खामोश हो गई थी। और फिर वो हादसा बसाम नहीं चाहता था कि वो कभी भी इस गलत समझेगी। उसे सिर्फ अपने हक से मतलब था। शायद वो नहीं जानती थी, मगर बसाम ने उस रात को नींद में डरते और बड़बड़ाते हुए कई बार सुना था, जिस पर उसने बमुश्किल ही खुद पर काबू जब्त किया। मायसा को अपनी बाहों में भरकर वो सारी रात उसे पुरस्कून करता रहा, लेकिन वो कुछ दिनों से ये भी महसूस कर रहा था वो रातों को नहीं डरती। शायद वजह बसाम के इसके साथ होना था। माजी को बिल्कुल ख़त्म करने के बाद वो मायसा के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता था। और मुझे बसाम राजपूत का नशा हो गया है। मायसा की मदम सी सरगोशी पर बसाम ने चौंका उसे देखा और करवट बदल कर उस पर झुकाया। वो मुझे इस वक्त इन सांसों की तलब है। मायसा के होंठों पर अपना अंगूठा रब करते हुए हुमार आलूदा लहजे में कहा तो मायसा ने अपनी आंखें झुका दी, जिस पर बसाम ने उसकी आंखों में मजबूती से अपनी उंगलियां उलझा कर बेड पर पिन कर दी। पूरी शिद्दत से मायसा के होंठों पर झुका उसकी सांसों से अपनी सांसें उलझा दी। कतरा कतरा मायसा की सांसों को खुद में उंडेलते उसे बेबस कर गया। मायसा के बेतरतीब हुए तनफ़्फ़ुस को महसूस करके अपने लब आहिस्ता से मायसा के होंठों से जुदा करके अपना सर उसके सर पर टिका दिया। कमरे की मानी खामोशी में दोनों की दुमकनी की माने चलती सांसों का शोर बरपा था। मायसा के भीगे लबों पर अपना अंगूठा फेंककर जज्बात से सरा हुई नजरों से उसके लाल पड़ते चेहरे को दिखा और एकदम से करवट बदल कर मायसा को अपने सीने में बेच कर आंखें मूंद ली। सो जाओ यार, वरना मुश्किल हो जाएगी, बस सामने बेचारगी से कहा तो मायसा ने मदम कहका लगाया। साबिया बेगम तो हयाम और अरहम ने पहले ही गायब कर दिया था। इस हादसे के बाद वो इन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते थे। हयाम ने थके थके कदम रूम में रखे तो एकदम से टट गई, क्योंकि हयाम के वॉशरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी। दिमाग पहले ही बुरी तरह से उलझा हुआ था। हयाम ने गहरी सांसें भरकर अपने पिस्टल हाथ में थामी और वॉशरूम की जानब कदम बढ़ाए। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो नज़र सामने पीठ की शख्स से टकराई, जो अपने दोनों हाथ दीवार से टका इतनी सर्दी में ठंडे पानी के नीचे बेहिस बना खड़ा था। हयाम को बेसाता इतनी ठंड में जर्जरी आई लब सर्दी से आपस में बेबस किए।